नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बात अब वैक्सीनेशन की करते हैं। 1 मई से यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियां हैं। एक मई से वैक्सीन लगेगी और टीकाकरण के लिए पूरी तैयारियां। टीकाकरण के लिए वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर करेगी सरकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि ग्लोबल टेंडर करेगी। पहले चरण में 4 करोड़ डोज का ग्लोबल टेंडर करेगी सरकार। 10 दिन के अंदर ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया पूरी होने का अनुमान है। यूपी में 18 से 45 साल के बीच के जो लोग हैं, यानी कि 18 से लेकर 44 साल की उम्र तक के आबादी को, इन लोगों को वैक्सीन लगेगी। और ये आबादी करीब 9 करोड़ है। 9 करोड़ है, एक बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। और इस आबादी को ये वैक्सीन लगनी है। यूपी में 1 मई से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अब 18 से 45 साल की उम्र के बीच के जितने भी हैं सब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसे में प्लानिंग सरकार की यह है कि ग्लोबल टेंडर किया जाएगा, वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी आपको विस्तार से समझाएंगे कि क्या प्लानिंग है सरकार की और ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया किस तरह से बढ़ेगी और उसका क्या फायदा होगा, क्या असर होगा। अनुभव, दर्शकों को बताएं, ग्लोबल टेंडर करने की तैयारी में है सरकार। क्या होता है ग्लोबल टेंडर और इसके जरिए जो है क्या तैयारियां, क्या प्लान है सरकार का? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 1 मई से जो 18 प्लस के लोग हैं और 44 वर्ष तक के, उनका भी टीकाकरण शुरू हो रहा है और यूपी सरकार की अपनी तैयारी है। हालांकि 50 लाख कोविशील्ड और 50 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर पहले ही प्लेस किया जा चुका है। 1 करोड़ डोज का ऑर्डर सरकार दोनों कंपनियों को प्लेस कर चुकी है, लेकिन अभी तक उन दोनों कंपनियों की तरफ से कोई भी जवाब सरकार को नहीं मिला है कि वो कब तक सप्लाई करेंगी, ये वैक्सीन कब तक यूपी में आ जाएगी। अब मानिए 1 तारीख से शुरुआत होनी तो कम से कम आज या कल तक वो नहीं आएगी, तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और कैसे वो वैक्सीन लगेगी। इसीलिए यूपी में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है जिसमें 4 मंत्री शामिल हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह है, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना है। दरअसल इन्हीं सारी चीजों को लेकर कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई और उसमें अब ये चर्चा हुई है, ये तय किया गया है कि हम एक ग्लोबल टेंडर निकालेंगे। ग्लोबल टेंडर का मतलब है कि हम एक टेंडर फ्लोट करेंगे और उसमें जिस कंपनी को भी पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करेगी और जिसका रेट कम होगा हम उसी के आधार पर उसकी वैक्सीन को खरीदेंगे। इसमें अब ये महत्वपूर्ण है कि देखिए, भारत की बनी 2 स्वदेशी वैक्सीन है। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। एक भारत बायोटेक की, एक सीरम इंस्टीट्यूट की है। सरकार ने पत्र दोनों कंपनियों को लिखा है कि अपने जो दाम है उसको कम किया जाए। हालांकि सीरम ने तो 100 रुपए कम भी किए हैं, पर अब जो तीसरी हम कहें कंपनी स्पुतनिक 5 जिसकी बात हो रही है, उसको लेकर भी अब ये माना जा रहा है कि इस ग्लोबल टेंडर में वो कंपनी भी शामिल हो सकती है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 कंपनियां जो हैं उनकी वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। सरकार जब ग्लोबल टेंडर की ये प्रक्रिया 10 दिन में पूरी करेगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कौन कौन सी कंपनियां आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस ग्लोबल टेंडर से एक तरीके से हम कहें तो वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ पाएगी, उसकी सप्लाई आ पाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग कवर अप हो सकेंगे वैक्सीनेशन से। क्योंकि आप देखिए जनवरी अनुभव, चूंकि अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ा अभियान होगा। मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप ये बताएं कि अगर सरकार इस तरह की मंशा रखती है तो कब से शुरुआत हो सकती है इसकी, ग्लोबल टेंडर की शुरुआत कब से हो सकती है और कब तक पूरा हो सकता है ये पूरा का पूरा अभियान? देखिए, एक चीज तो महत्वपूर्ण है कि 1 मई से अभी जो वैक्सीनेशन 18 प्लस का होने वाला है उसमें थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि अभी जो भी वैक्सीन है यूपी सरकार के पास वो केंद्र सरकार जो कोटा देती है उसी की वैक्सीन है। और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर ये कहा हुआ है कि वो जो वैक्सीन है जो केंद्र ने अलॉट की है वो 45 प्लस के लोगों को और जिनको सेकेंड डोज देनी है उनको प्राथमिकता दी जाए, यानी 18 प्लस के लोगों के लिए। लेकिन क्या ये इशारा ये भी करता है अनुभव कि ग्लोबल टेंडर करना पड़ रहा है ऐसे वक्त में राज्य सरकार को? और मेरे ख्याल से पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश जो ग्लोबल टेंडर करेगा। क्या वैक्सीन पर्याप्त नहीं मिल रही है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो अब ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं, या बढ़ते हुए रेट इसके पीछे की वजह है? देखिए, बिल्कुल दोनों वजह हैं। एक तो सरकार ने जो ऑर्डर प्लेस किया उस पर अभी कंपनियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि वो कब तक सप्लाई कर पाएंगे, कब तक यूपी को खेप मिलेगी, क्या वो अलग अलग पार्ट में कुछ वैक्सीन 10 लाख की डोज पहले देंगे, 20 लाख बाद में देंगे, ये भी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। इसी वजह से ये तय किया है कि हम खुद ग्लोबल टेंडर में जाएंगे। 10 दिन के भीतर हम पूरा प्रोसेस तैयार कर लेंगे, पूरी प्रक्रिया तैयार कर लेंगे, कागज तैयार कर लेंगे, नियम बना लेंगे कि किस हिसाब से कौन सी कंपनी इसमें आ सकती है। पर इतना जरूर
सोच रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर, यानी ग्लोबल टेंडर ओपन हो जाएगा, मार्केट यूपी का ओपन हो जाएगा। जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो भारत यूपी में आकर अपनी वैक्सीन को सप्लाई कर सकती है, अगर उसके रेट सरकार के रेट से मैच करेंगे तो। और इससे फायदा ये हो सकता है कि अभी आप देखिए, जनवरी से जो वैक्सीनेशन यूपी में हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अब खत्म होने जा रहा है। इन 4 महीनों में यूपी में 1,21,00,000 के आसपास ही डोज दी गई है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन का कोटा भी तो अलॉटेड है केंद्र सरकार से। सरकार चाहे भी तो वैक्सीनेशन को बढ़ा नहीं सकती, पर जब हम ग्लोबल टेंडर कर देंगे तो हम एक दिन में, अगर अभी 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाना तो हम एक दिन में 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। इसीलिए अब ये कदम बहुत उठाया बड़ा है। फैसला, बहुत बड़ा फैसला। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो कीमतें बढ़ाए गए हैं वो कम करने पड़े, ग्लोबल टेंडर की ओर आगे बढ़ने का इरादा किया है और जल्द ही इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं योगी सरकार की तरफ से। 1 मई को होने वाले 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों की कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बुधवार शाम को 4 बजे से सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। हालांकि शुरुआत में सर्वर कुछ धीमा जरूर रहा, लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाद में ये परेशानी काफी हद तक दूर हो गई और सरकारी वेबसाइट पर जाकर, यानी कि cowin.gov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या आरोग्य सेतु ऐप से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके पास उमंग ऐप का भी विकल्प है, तो इन 3 जगहों से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए अब यूपी सरकार की नजर है कि 1 मई से 18 से लेकर 44 साल के लोगों के टीकाकरण का ये जो अभियान है, ये सकुशल और सबको वैक्सीन लग जाए अभियान पर नजर है और इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। ग्लोबल टेंडर की बात आ रही है कि ग्लोबल टेंडर किया जा सकता है, ऐसा पहला राज्य बन सकता है यूपी ग्लोबल टेंडर करने वाला, यानी कि मार्केट को ओपन कर सकता है। जितनी भी वैक्सीन बनी है विश्व भर में अलग अलग देशों में, उन कंपनीज को निमंत्रण होगा कि आप अपना प्रपोजल रखिए कि आप उत्तर प्रदेश में कितने में अपनी वैक्सीन देंगे, अपने रेट्स, अपने दाम बताइए, कितनी आप सप्लाई कर सकेंगे। तो ग्लोबल टेंडर में ये फायदा होगा कि बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे और कीमतें भी कम हो सकती हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। चुनाव में 135 मतदान कर्मियों की मौत को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। प्रमोद तिवारी की माने तो राज्य सरकार के बद इंतजामी की वजह से ये जान गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में करवाने थे, क्योंकि इस वक्त कोरोना पीक पर है, इसलिए चुनाव टाले जा सकते थे। और वैक्सीन बांटी गई 82 देशों में। आज अभूतपूर्व संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है और आप कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी या कोई मुद्दा कोई उठाए तो उसके घर जब्त कर लो, करिए जब्त, तैयार हैं हम सब। लेकिन सच्चाई यही है। यार, मैंने आपके बयान के बाद एक बड़ी खबर देहरादून से, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला यह है कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती, उनकी अवधि बढ़ा दी गई है, फरवरी 2022 कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों पर यह बड़ा फैसला, उनसे जुड़ा हुआ बड़ा फैसला, उनकी अवधि बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों की अवधि अब फरवरी 2022 कर दी गई है। बढ़ते कोविड के केसेस को देखते हुए, अस्पतालों पर बढ़ रहे दबाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्टाफ की कमी को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्सिंग पर जो रखे गए हैं, ये जो समय सीमा है, अवधि है, वो बढ़ाकर 2022 फरवरी कर दी गई है। आज से उत्तराखंड में सभी सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। सभी सीनियर अफसरों को ऑफिस आना होगा, ये अनिवार्य किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर आने का प्रोटोकॉल जारी किया गया है। 1 हफ्ते से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आना पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ कर्मचारियों को छूट मिली है कि वो वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुने। वो घर पर रहकर भी कार्य कर सकते हैं। आपको बता दें कि शासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर किसी भी समय सभी कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है।
खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात महामारी के उस रक्त चरित्र की जिसकी तस्वीर भयावह होती जा रही है, क्योंकि इस महामारी में वक्त में जिन अस्पतालों से जिंदगी की आस है वहां पर चलती सांसों को रोकने की खौफनाक साजिश हो रही है। आज हम आपको ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर मरीज तड़प रहे हैं, परिजन गुहार लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए महामारी के रक्त चरित्र को। महामारी का रक्त चरित्र, चलती सांसों को रोकने की खौफनाक साजिश, तड़पता रहा मरीज, गुहार लगाते रहे परिजन, लापरवाही करता रहा हॉस्पिटल। ये महामारी के रक्त चरित्र की वो दर्दनाक तस्वीर है जो किसी को भी बेचैन कर सकती है, पत्थर से पत्थर दिल को पिघला सकती है। लेकिन कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों का कलेजा पता नहीं किस चीज पर बना है, जिसने इस एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया, जबकि परिजनों का दावा है कि जब वो मरीज को अस्पताल लेकर आए थे तब उसकी सांसें चल रही थी। यहाँ पे बिना देखे मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। सांस चल रही थी, सांस चलने के बावजूद भी नहीं देखा गया, डिले करा और यहाँ पे तो फ्रॉड हो रहा है। एक नंबर काम है। पिताजी थे मेरे, क्या नाम था? जितेंद्र सिंह। लेकिन इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने बिना जांच किए ही मरीज को मृत घोषित कर दिया, जबकि परिजन फिर से जांच करने की गुहार लगाते रहे और आखिरकार मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये बच्चा मर जाए, इनके डॉक्टर के सबके मरे। बीवी बच्चा मरे जैसे हमारे आदमी को चलता है। आम्बेडकर नगर में बेड का अकाल, जिला अस्पताल ने चस्पा किया नोटिस। कानपुर की तरह ही आम्बेडकर नगर के जिला अस्पताल में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में बेड खाली न होने का नोटिस चस्पा किया गया है, जबकि हाल ही में 24 बेड के इमरजेंसी वार्ड को बढ़ाकर 56 बेड का किया गया है। लेकिन इसके बाद भी मरीजों को स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अब इसे लापरवाही कहें या मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, क्योंकि अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही कई मरीजों की जान जा रही है। सुल्तानपुर में लाइफलाइन से लापरवाही, हॉस्पिटल में बढ़ते मरीजों को देख भाग गए डॉक्टर। लेकिन सुल्तानपुर के जिला अस्पतालों के डॉक्टरों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर डॉक्टर अस्पताल छोड़कर ही भाग गए और सीएमएस के बंगले में जाकर छिप गए। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, लेकिन घंटों तक डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। हालांकि बाद में सीएमएस और डॉक्टर लौट कर आए और अपनी मजबूरी का रोना रोने लगे। नहीं, मैं तो डीएम साहब के यहाँ था, मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे भीड़ भाड़ है। यहाँ पे पता चला उनके साथ साथ मारपीटाई की कोशिश की है, तो डर के मारे हो सकता है चले गए हों। गाड़ियाँ गई हुई हैं, जब आ जाएंगी तब व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन आप सोचिए, कोई मरीज बीमार हो जाए और बात जिंदगी और मौत पर बनाए तो वो इलाज के लिए अस्पताल ही जाएगा, लेकिन वहां मरीज को देखकर डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग गए तो मरीज और उनके परिजनों पर क्या बीतेगी। कोई वहाँ पे मतलब कुछ ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, न पट्टी हुई, न मलहम, कुछ नहीं, न कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं। डॉक्टर अपने कुर्सी पे मिले कि नहीं मिले, क्या कोई कुछ नहीं था, कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। क्योंकि ये वो दर्द है, इसे वही समझ सकता है जिसका अपना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। कुशीनगर में अस्पताल में लगा ताला, भगवान भरोसे मरीज का इलाज, लेकिन कुशीनगर में पूरे हॉस्पिटल पर ही ताला लगा दिया गया है। वजह सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। अस्पताल में ताला इस वजह से लगा है कि सभी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई। जब कर्मचारी नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा, इसीलिए 2 दिन के लिए अस्पताल को बंद कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में अस्पतालों की सांस फूलती नजर आई। मरीजों की लंबी कतार, बेड के अभाव में स्ट्रेचर और जमीन पर पड़े मरीज और रोते बिलखते परिजन बद इंतजामी की सारी कहानी को बयां कर रहे हैं। एक पीड़ित अपने बुजुर्ग पिता को लेकर आए जिन्हें सांस फूलने की शिकायत। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे
2 घंटे से न ही स्ट्रेचर मिला और न ही कोई डॉक्टर देखने आया। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों के अस्पतालों की हैं, जहां इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें कई मरीज अपनी जान तक गंवा चुके हैं। लेकिन अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं, न वो देख रहे हैं न सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी अपनी बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जब कोरोना काल में हर तरफ मौत का मातम पसरा हुआ है, अव्यवस्थाओं का जाल बिछा हुआ है, ऐसे वक्त में एक 8 महीने के बच्चे ने कोरोना को मात दी है। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब लोग पैनिक हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन रहे हैं, उस वक्त 8 महीने के बच्चे का कोरोना को मात देना मायने रखता है। मतलब साफ है, हिम्मत रखिए, सावधानी बरतिए, डॉक्टरों की निगरानी में रहिए, कोरोना जरूर हारेगा। और ये बच्चा गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती था, जिसकी हालत बेहद गंभीर थी, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत थी। ऐसे वक्त में डॉक्टर्स ने बच्चे को जिंदगी प्रदान की, भरसक कोशिश की, कामयाब हुए। करीब 15 दिन तक इलाज चला और 8 महीने का ये बच्चा कोरोना से जंग जीत गया। इसलिए बनाइए कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि हमारे पास हमने जो अपने कोविड के टाइम पे जहाँ सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उसमें एक अच्छी न्यूज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक 8 दिन का बच्चा आया था जिसको कोविड निमोनिया था। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स पॉजिटिव थे कोविड, और बच्चा क्योंकि उनके साथ था तो बच्चा भी एक्सपोज हो गया था। हमारे पास जब बच्चा आया तो बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बच्चा फीडिंग वगैरह नहीं ले रहा था। हमको बच्चे को ठीक करने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, और लेकिन धीरे धीरे करते करते 10 दिन के बाद हम जो है बच्चे को टर्न अराउंड कर पाए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।